जब भी कोई कंपनी एक अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करती है तो वो उसके अंदर तीन तरह के स्टेटमेंट्स देती है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट काफ़ी लोगों को रीड करने में या समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसी सवाल का जवाब देने हम लोग इस वीडियो में आए हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इसके अंदर, और किस किस तरह के कैश फ्लो होते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और जो भी हमारे इस चैनल पर अभी न्यू यूज़र है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर देना। अभी ये वीडियो बनाने के दो रीज़न थे। पहला तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रीड करने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कैश फ्लो रीड करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। वो एक रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक एस्ट्रल पाइप्स का वीडियो डाला था। आप वो जाके देख सकते हो, कमेंट में ऊपर आई कार्ड, डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो उस वीडियो पे ना हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है ब्रूटल करके, उनका यूज़र नेम ब्रूटल है, मुझे रियल नाम तो नहीं पता। तो उन्होंने बोला था कि बजाज फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो डाल दो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो डाल दो। तो मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर तो वीडियो डाल दिया था, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो बाकी थी। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं वो वीडियो भी बना देता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाँ मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो मैंने एक चार्ट बना के रखा था, कि इसके अंदर किस किस तरीके के हम लोग के पास ये दिखते हैं, रेशियोज़ होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ने डिस्कस किया था जो होता है बैलेंस पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और पीएनएल स्टेटमेंट दोनों सेम होते हैं। अभी पीएनएल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पता चलती है, हम लोग को ये पता चलता है कि सेल्स कितनी हुई है, सेल्स से रेवेन्यू कितना आया है, और उसके बाद सब कुछ कटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा है, ये सब हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग को मालूम पड़ता है कि कंपनी का कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, और साथ ही साथ कंपनी के शेयर होल्डर के पास कितनी इक्विटी है, यानी कि इक्विटी का पैसा कितना है। अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मालूम पड़ता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है। ये तीन अलग अलग तरीके के कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब टोटल तीन स्टेटमेंट है, लेकिन इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही, ठीक है, ये इसी के अंदर ही तीन और दूसरे स्टेटमेंट्स है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग ज़रूर ये समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंपनी ली हुई है, आप कोई भी दूसरी कंपनी भी आप लेके देख सकते हो। मैंने सिर्फ ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया जो कि जूडियो है, उसका एग्जाम्पल लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये स्टॉक को खरीदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभी तक हाइप में चल रहा है। तो मैंने सोचा यही स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो प्लीज़ बाय या सेल नहीं करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही बाय या सेल करना। ठीक है, मैं कोई भी आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी इसके अंदर क्या होता है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताती है मालूम है, कि कंपनी का कोर बिजनेस से कितना वो लोग को पैसे आ रहे हैं। कोर बिजनेस क्या हो गया, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड यानी जूडियो, जूडियो के अपने मॉल्स में, दुकानों में वो कपड़े दिख रहेंगे, तो ये लोग का मोटा मोटी रिटेल बिजनेस है। ठीक है, वो भी क्लोथिंग ब्रांड में, मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस है वो लोग का, क्लोथिंग एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज। ठीक है, तो ये लोग का जो वो लोग का जो मेन काम है, ठीक है, उससे वो लोग के कितने पैसे आ रहे हैं वो समझना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या रहता है, कि कंपनी के पास ऑब्वियसली जब पैसे आ रहे हैं तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, या तो कंपनी इन्वेस्ट करके है तो क्या कर सकती है, वो लोग एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग दूसरे कंपनी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ले सकते हैं।
ठीक है। इन्वेंट्री यानी कि एसेट्स वो सब बना सकते हैं, नई नई बिल्डिंग्स वो सब, मशीनरी वो सब बना सकते हैं, तो वो सब ये लोग की इन्वेंट्री अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ जाएगा। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ गया, मतलब एक हिसाब में अगर हम लोग देखेंगे कि लोन्स हो गया, ठीक है, लोन्स ये सब मालूम पड़ेगा हम लोग को, डिविडेंड्स वो सब मालूम पड़ेगा, तो ये सब हम लोग को यहाँ पर से मालूम पड़ता है। ठीक है। कि मतलब इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से वो सब हम लोग को मालूम पड़ता है। तो अगर हम लोग को सिंपल सिंपल सीधी भाषा में बताओ ना अगर आपको, कि मैं एकदम आप लोगों को एकदम मोस्ट सिंपलेस्ट वे, शायद भी मैं इससे ज़्यादा सिंपल वे में समझा पाऊंगा, एटलीस्ट अभी तो मैं इससे ज़्यादा सिंपल वे में शायद नहीं समझा पाऊंगा। इसका सिंपल सा तरीका एक ये है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम लोग ये समझते हैं, जैसे आप मान लो आप एक जॉब पर हो, ठीक है, आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, ठीक है, आपकी महीने की पगार है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी पगार है। एक काम कर देता हूँ, पूरा डिलीट कर देता, फिर से हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी पगार है महीने की, ठीक है। अभी इस पगार में से जो मतलब ये जो आपकी पगार आ रही है इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी इस 1 लाख में से आपके पास जो भी पैसे बचे आप उसमें से मान लो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपकी जेब से चला गया, करेक्ट। तो उसको हम लोग मान लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पकड़ लेते हैं। ठीक है। और आपके ऊपर मान लो एक, आपने एक आईफोन ले लिया या फिर एक बाइक ले ली, उसके ऊपर आपका एक ईएमआई चल रहा है जिसका 5,000 रुपये आपको महीने का ईएमआई देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हिसाब से कंसिडर हो जाएगी, अगर मैं आप लोगों को मतलब इसको एकदम रोज़मर्रा के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करके बताऊँ तो। ठीक है। अभी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग को क्या क्या दिखेगा, इसके अंदर हम लोग को ये चीज़ दिखेगा कि रिसीवेबल्स कितने हैं। अभी कैसा होता है ना, पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को ये बता रहा है ना कि भाई कंपनी का कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, वो तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बता देगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि अकाउंटिंग के दो दो मेथड होते हैं, एक होता है अक्रूअल मेथड और दूसरा होता है कैश मेथड। ठीक है। कैश मेथड कैसा होता है ना कि जैसे मान लो कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, आपने मुझसे 10 रुपए का सामान लिया, ठीक है, तो आपको मुझे 10 रुपए देने हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो आपने मुझे 10 रुपए नहीं दिए, बोले कि मैं आपको अगले महीने दे देता हूँ, मुझे उधारी पे दे दो, तो क्या होता है ना कि कंपनी है ना अपने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या इनकम स्टेटमेंट पे ये 10 रुपये ऑलरेडी प्रॉफिट बता देती है। ठीक है। लेकिन ये पैसा अभी तक मुझे आया नहीं है, ये पैसा मुझे अगले महीने या अगले साल या जब भी मुझे बायर ने कमिट किया है वो तभी देगा, करेक्ट। तो कैश फ्लो में क्या होता है या अक्रूअल मेथड में क्या होता है, अक्रूअल अकाउंटिंग में, कि जब वो पैसा आया तभी ही उसको काउंट करेंगे, नहीं तो उसको काउंट नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। और दूसरा सेम चीज़ क्या कैसे होता है कि मान लो कि क्या बोलते हैं, मैंने एक मैंने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, तो अभी मैंने वो मशीन खरीदी जिसका पेमेंट मुझे मान लो 2 साल बाद करना है, ठीक है, या 2 साल में थोड़ा 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 करना है। तो मैं क्या करूँगा कि आज मैंने मान लो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो मैं अपने बुक्स में वो ऑलरेडी एक्सपेंस बता दूंगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कैसा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि जब मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक में से या मेरे जो भी अकाउंट में से जब तक वो पैसे नहीं गए तब तक वो काउंट नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक ये रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कैश का इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ये समझने के लिए हम लोग को चाहिए रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे हम लोग को पूरा पता चलता है कि भाई कैश कहाँ से कितना आया है, कितना कंपनी के पास अभी एग्जैक्टली पड़ा है, जो वो लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग को इनकम से इतना आया है, या अभी इसके क्योंकि पैसे नहीं आए हैं ना। मान लो कि कल को अगर मैंने, जो मैंने आप पहला एग्जांपल लेते 10 रुपये का, मैंने ऑलरेडी 10 रुपये का कोई माल बेच दिया है, ठीक है, जो बायर है वो काफ़ी साल से मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तुझे 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है, 1 महीने बाद वो मुझे पैसे देने वाला है। अभी मान लो वो 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आए नहीं, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि शायद वो 1 महीने बाद उसको कुछ इमरजेंसी आ गई, उसने उसका जो धंधा है वो बंद कर दिया, कुछ भी और रीज़न आ गया, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, वो पैसे लेके भाग गया। तो ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे तो मुझे 10 रुपया दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन मेरे पास क्या वो पैसा एक्चुअली बैंक में आया, बैंक में वो पैसा आया क्या, नहीं, वो पैसा बैंक में कभी आया ही नहीं। तो मैंने सेल तो कर दिया 10 रुपये का, लेकिन मेरे पास वो 10 रुपये पहुँचे ही नहीं कभी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करना, और इससे ये समझ में आएगा कि बिजनेस जितना
सेल कर रही है, जितना रेवेन्यू कमा रही है, उसके बाद वो लोग के पास पैसे आ भी रहे कि नहीं उस चीज़ के। इससे ये समझ में आता है कि बिजनेस या जो भी कंपनी है वो कितने एफिशिएंटली अपना कैश को मैनेज कर पा रही है। ठीक है, अभी नेगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो तक हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग डेफिनेटली वो भी समझेंगे क्या होता है कैसे होता है। बट हम लोग मोटा मोटी अगर ये समझेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स यानी कि कंपनी को मैंने माल दिया, मतलब मैंने मेरे कंपनी चला रहा, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करा था कि वो 10 रुपये में सामने वाले ने मुझसे उधारी पे लिया है, ठीक है, सामान। तो ये जो 5 करोड़ रुपए ये मुझे मिल गए, मतलब सामने वाले ने जो मुझसे सामान लिया था उसने मुझे दे दिया। ये -8 करोड़, -6 करोड़, -2 करोड़, ये सब उधारी वाला माल है। ठीक है, कि भाई इसके मुझे पैसे आने वाले थे, अभी तक आए नहीं है, ये समझना होता है। इधर आप देखोगे -54 करोड़, -15 करोड़, -22 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी बारी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो पैसे है ना अभी तक ये लोग को मिल नहीं पा रहे या मिले नहीं है, तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चीज़ होता है कि इन्वेंट्री में मतलब ये होता है कि भाई ये लोग कितना माल भर रहे हैं। अभी मान लो कि मेरी एक शॉप है जिसके अंदर 100 रुपये का सामान भरा हुआ है। ठीक है, 100 रुपये का मैंने सामान सब कुछ भरा दिया, जिसमें से मान लो मैंने 50 रुपये का सामान बेच दिया और 50 रुपये मेरे पास आ भी गए, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, मेरे पास 50 रुपये कैश हो गया और 50 रुपये की इन्वेंट्री हो गई, क्योंकि 50 रुपये का सामान तो मैंने ऑलरेडी बेच दिया। अभी अगर मैं कल के दिन वापस 50 रुपये का सामान बेच दूंगा तो मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले के 50 रुपये थे और अभी के 50 रुपये। लेकिन मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, करेक्ट, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री ज़ीरो हो गई। तो इसके लिए मुझे अगर मेरा धंधा बढ़ाना है या धंधे को चलाना है तो मुझे ऑब्वियसली इन्वेंट्री तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इन्वेंट्री बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा, करेक्ट। तो इसके लिए इन्वेंट्री यूजुअली आपको माइनस में ही दिखेगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर 6 करोड़ की इन्वेंट्री है, -18 करोड़ की है, यहाँ पर 14 करोड़ पॉजिटिव है क्योंकि इन्वेंट्री से शायद पैसे भी आए रहेंगे। ठीक है, -20 करोड़, -28 करोड़, तो इन्वेंट्री नेगेटिव में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेबल्स, पेबल्स का मतलब जो रिसीवेबल्स होता है, यानी कि रिसीवेबल्स मुझे सामने वाले से पैसा आने वाले हैं, पेबल्स यानी कि मुझे पैसे देने हैं किसी को। तो यहाँ पर 17 करोड़ मुझे देने थे बट मैंने तभी दिए नहीं। ठीक है, इसके लिए 17 करोड़ मेरे जेब में अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने 22 करोड़ दे दिए, यहाँ पर 9 करोड़ दे दिए, 26 करोड़ दे दिए, वैसे ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूँ तो मे बी एज अ बिजनेस कोई मुझे उधार दे सकता है, करेक्ट, कि बोल सकते हैं हाँ भाई, हाँ तुम तो इतने बड़े बिजनेस कर रहे हो तो तुम मुझे अभी पैसे मत दो, तुम मुझे 90 दिन बाद देना, 6 महीने बाद देना। ठीक है, तो वैसा होता है, तो तब भी वो वो बारी मैं बुक नहीं करूँगा, मतलब मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो दिखा दूंगा कि मेरा एक्सपेंस है, लेकिन क्या मेरे अकाउंट से वो कैश गया, नहीं गया, तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे वो नहीं दिखेगा। लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, छोटे मोटे जो लोन्स होते वो होते हैं ना, 8 करोड़, 3 करोड़ सब। अभी इसके अंदर क्या है, ये लोन मैंने पैसा दिया, ये मैंने थोड़ा वापस मुझे मिला उसके ऊपर, फिर अब 21 करोड़ का माइनस गया, फिर उसके बाद से कोई भी छोटे मोटे लोन कुछ भी है नहीं मेरी कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स होते हैं, मतलब वो रोज़मर्रा के जो भी खर्चे के लिए हम लोग को जो भी पैसे चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स में चला जाएगा। तो अभी तक आई होप आपको ये समझ में आगे होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोर बिजनेस से जितना हम लोग को पैसा मिल रहा है ना, या कोर बिजनेस से कितने पैसे हम लोग कमा पा रहे हैं, उसका सिंपल सा लॉजिक वही होता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझा है तो कमेंट करके यस बता देना। ठीक है, एक्सक्यूज मी। साथ ही साथ आप कोई और एग्जांपल भी बता सकते हो कमेंट करके, जिससे जो दूसरे व्यूअर्स है वो लोग को भी और अच्छे से समझ में आएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और क्या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, अभी जो हम लोग की जो दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि क्या क्या आता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग को क्या क्या इधर दिखेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग को दिखेगा एसेट परचेस्ड, एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड्स रिसीव्ड। ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक है, जैसा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि भाई अब कंपनी के लिए एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कंपनी की मशीन्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको पैसे बना के देगी, लैंड हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ भी, ठीक है, ऑफिस ऑफिस वो सब हो सकता है अगर उन्होंने खुद ही खरीदा है तो। ठीक है, वो सभी लोग के लिए एसेट्स हो गए। कुछ कुछ एसेट्स बेचने भी पड़ते हैं। ठीक है,
तो वो बेचेंगे तो उसके पैसे आएंगे। एसेट्स खरीदेंगे तो आपके जेब से पैसे जा रहे तो इसके लिए माइनस में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अगर जॉब पे हूँ तो मेरे 50,000 समझो साल पगार है। ठीक है, अभी मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक है, जिसका मुझे महीने के 2,000 रुपये भरने हैं, तो वो मेरे अकाउंट से गए, करेक्ट। लेकिन क्या इसका मुझे नुकसान हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब मेरे अकाउंट से तो चले गए, बट फ्यूचर में मेरे लिए ग्रोथ आएगा, तो ये बुरा नहीं है मेरे लिए। समझ रहे हो तुम? ये बात का हम लोग को समझना चाहिए कि एसेट्स अगर खरीद रहे हो तो तुम्हारे जेब से पैसे जाएंगे, लेकिन वो एसेट अभी हम लोग को उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इतना समझ में नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे ना, बिल्डिंग से सब खरीदूंगा मैं, लैंड से सब खरीदूंगा, ताकि इधर मैं नए नए शॉप्स डालूंगा, तो उस हिसाब से मेरा जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो मुझे दिखेगा आने वाले टाइम पे। तो ये चीज़ का हम लोग को समझना चाहिए। अभी कोई एसेट्स मैंने बेच दिया है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था, अभी वो पुराने लैपटॉप के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन अभी मैंने नया लैपटॉप खरीद लिया तो 27 करोड़ रुपये मेरे उधर से चले गए, और 4 करोड़ रुपये मैंने वो पुराना लैपटॉप बेच के मेरे पास वापस आ गए। ठीक है, बाय द वे मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि 4 करोड़ और 27 करोड़ के लैपटॉप खरीदूंगा, और इतने महंगे लैपटॉप आते भी है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो छोड़ देते हम लोग। अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जिधर भी आप देखोगे परचेज है ना, वो सब कुछ माइनस में होगा, क्योंकि आपके अकाउंट, आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। सोल्ड में हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आपके पास वो पैसे आ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अभी इन्वेस्टमेंट परचेज यानी कि क्या क्या हो सकता है, कि किधर आपने एफडी करा ली, ठीक है, किधर आपने मान लो म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल दिए अपने, ठीक है, कोई दूसरे कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, वो सब आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। और वही इन्वेस्टमेंट को तुम बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो जाएगी। अभी ये तो किधर नहीं लिखा है ना कि कंपनी कोई किसी दूसरे कंपनी का स्टॉक नहीं खरीद सकती, एफडी नहीं कर सकती, म्यूचुअल फंड नहीं ले सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तुम्हारी अगर जैसा कि मैंने कहा महीने की पगार 50,000 रुपये है, ठीक है, तुम्हारे घर के सारे खर्चे मिला के 30,000 रुपये के अंदर आप तुम्हारा काम हो जाता है। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे पास 20,000 रुपये कैश पड़ा है, पार्टी वार्टी सब कुछ करना है, तो भाई 20,000 रुपये का तुम क्या करोगे? तो तुम बैंक में रखोगे, एफडी करा लोगे, म्यूचुअल फंड खरीद लोगे, स्टॉक खरीद लोगे। ठीक है, यही सब करोगे। ठीक है, बाय द वे म्यूचुअल फंड से याद है, म्यूचुअल फंड के ऊपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, एक 2-4 दिन पहले, आप जाके देख सकते हो। चैनल पे ऊपर आई कार्ड पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब से आपको म्यूचुअल, अगर मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, बेचा है, वो सब इधर दिख जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इनकम, मतलब उससे कितना इनकम आया है, वो सब भी दिखेगा इधर आपको। ठीक है, डिविडेंड्स, अगर आपको कुछ डिविडेंड्स रिसीव हुए वो सब भी आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो। डिविडेंड्स में 110 करोड़ के डिविडेंड आ गए, 150 करोड़ के डिविडेंड आ गए। ठीक है, तो वो ये सब हम लोग को इधर दिखेगा। अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग आइटम्स, यानी कि और भी दूसरे और चीज़ हो सकती है जो वो लोग के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे वो एफडी वो सब हो गया, पेंशन प्लान वो सब हो गए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किधर कुछ तुम लोग ने अकाउंट्स अकाउंट्स सब ओपनिंग कर दिए, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो सबसे आखिरी पार्ट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग को इधर क्या क्या दिखेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, ठीक है, बोरोविंग्स, ठीक है, डिविडेंड्स पेड, फिर उसके बाद कुछ रिफंड रिफंड है तो वो सब दिखेगा। ठीक है, शेयर्स में मतलब इधर 300 करोड़ के शेयर्स से जो पैसे आए, 100 करोड़ से पैसे, 950 करोड़ आए, 497 के आए। ठीक है, तो ये सब पैसे कंपनी को कहाँ से आ रहे? शेयर्स बेचने के बाद। ठीक है, कंपनी ने शेयर्स इशू करे रहेंगे, वो लोग को शेयर्स इशू करने का दे लोग के पास ये पैसे कहाँ से आ रहे? जैसे मैं बता ना, इनफ्लो और आउटफ्लो। हम लोग को आउटफ्लो तो मिल गया कि भाई इधर इधर से पैसे आ रहे हैं, मतलब इधर इधर पैसे जा रहे हैं। इनफ्लो कहाँ से हो रहा है? प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स, यानी कि लोन लिया रहेगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, यानी कि लोन वापस भर दिया अपन ने। ठीक है, जो कंपनी अपने को डिविडेंड्स पे करती, तो कितने डिविडेंड्स पे करी, डिविडेंड्स पेड। ठीक है, इधर दिख रहा है 27 करोड़, 75 करोड़, 1 करोड़, 40 करोड़, 46 करोड़, ये सब डिविडेंड्स लोग ने पे करे। ठीक है, और भी बाकी कुछ भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इसको मिसलेनियस चार्ज में कंसिडर करेंगे, वो सब अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ गया। तो ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का लॉजिक। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस करा कि क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है। अभी नेट कैश फ्लो क्या चीज़ है? ठीक है, नेट कैश फ्लो ये क्या चीज़ है? इसका सिंपल सा तरीका, इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है वो इधर आएगा। आप खुद ही प्लस करके देख लेना, आप ये एक्टिविटी खुद ही करना और उसके बाद कमेंट करके बताना कि क्या है, सही है कि गलत है। मतलब एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप देखो इधर 57 करोड़ माइनस में है, -8 करोड़, तो कितना हो गया? -65 करोड़। -65 करोड़ में और -45 करोड़ डाल दो तो 110 करोड़ आएगा। ठीक है,
मतलब थोड़ा सा मैथ लगेगा पर आप समझ जाओगे। अब इधर आप देखो 34 करोड़ माइनस में था, इधर 30 करोड़ प्रॉफिट में है, 30 में से 34 गए तो -4 करोड़। ठीक है, तो इसका ये मतलब कभी नहीं रहता, अगर आप नेगेटिव कैश फ्लो है तो इसका ये मतलब कभी नहीं रहता कि कंपनी एकदम बर्बाद है। ठीक है, या एकदम पॉजिटिव कैश फ्लो तो कंपनी एकदम अच्छी है। इसका सिर्फ सिंपल सा एक ये मतलब रहता है कि कंपनी के पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, मैनेज कैसे कर पा रही है। हम लोग को सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेन जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉरी, वो एक अच्छा कांस्टेंट एक होना चाहिए। एक कांस्टेंट एक्टिविटी मतलब कांस्टेंट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वो ज़्यादा अपने को ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कम नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव नंबर या एक नेगेटिव साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यूजुअली आपको नेगेटिव में मिल जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप एसेट्स परचेस करते हो। ठीक है, एसेट्स तो सब परचेस करते हो, इन्वेस्टमेंट तो सब परचेस करते हो, तो काफ़ी बारी आपको एक टाइम तक वो नेगेटिव ही दिखाई देगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी वैसे ही होगा, क्योंकि आप लोन से पैसे लोगे, लोन रीपेमेंट करोगे, डिविडेंड्स पे आउट करोगे, अगर जो भी कंपनी आपकी डिविडेंड पे आउट करती है तो इसके लिए ओवरऑल कैश फ्लो अपना पॉजिटिव है, अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर ये नेगेटिव भी है तो भी हम लोग को इतना ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, सिर्फ आइसोलेशन में अगर आप कुछ भी देखोगे, कैश फ्लो देख लो, आप पीएनएल देख लो, बैलेंस शीट देख लो, कुछ भी आइसोलेशन में नहीं देखना है। आइसोलेशन में आप देखोगे तो हमेशा आप गलत डिसीजन ही लोगे। ठीक है, हमेशा एक कंप्लीट ओवरव्यू के हिसाब से हम लोग को देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ ये तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी देखना चाहिए हम लोग को कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग को ये समझ में आएगा कि शेयर की जो वैल्यू है वो शेयर अभी वैल्यू है, मतलब अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। तो ये चीज़ भी हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा हम लोग को एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो अभी मार्केट में कोई भी एक कंपनी का अच्छा खासा हाइप चल रहा है। ठीक है, मतलब उसकी स्टॉक प्राइस मान लो यहाँ पर से 100 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये तक की हो गई है, लेकिन उसकी जो सेल है, पहले मान लो पहले 5 करोड़ की सेल करती थी और अभी वो बढ़कर सिर्फ 20 करोड़ की सेल कर रही है, तो सेल के हिसाब से तो सिर्फ 4 गुना ग्रोथ है, बट प्राइस के हिसाब से 100 गुना ग्रोथ आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड कंपनी मानी जाएगी ना। तो इसके लिए हमेशा कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करना चाहिए। और इसीलिए चैनल पर मैंने काफ़ी सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो डाले हैं, बाकायदा एक प्लेलिस्ट है, आप और वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स मेंबर के साथ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।